प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आइए, आज हमारा टॉपिक है अजातशत्रु नाटक के पात्रों का वर्गीकरण। अजातशत्रु नाटक का जो पात्रों का जो वर्गीकरण है, इनको हम अध्ययन की दृष्टि से पात्रों का वर्गीकरण, अध्ययन की दृष्टि से हम इनको 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं बच्चों? 4 भाग। देखिए, 4 भाग हमारे सामने जो उपस्थित हो रहे हैं उनको अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पात्र है, देखिए, देव पात्र, ठीक है ना। दूसरा है दानव पात्र, तीसरा है मानव पात्र, और चौथा है मिश्रित पात्र। पूर्व कालांश में हमने अजातशत्रु नाटक की जो कथा की जो विषय वस्तु थे, वो जो देश थे, जो उस समय राज्य थे, उनको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करके हमने अध्ययन किया था। मगध का, कौशल का और कौशाम्बी का। इन तीनों राज्यों का जो ग्रह क्लेश था, इन तीनों राज्यों के अंतर्गत जो राजगद्दी को लेकर जो षड्यंत्र था, इन तीनों राज्यों में जो महिला पात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संघर्षरत थी, उनका हमने अध्ययन किया है। और इसी के साथ इस पूरे नाटक के अंतर्गत कुल 28 यानी प्रमुख 28 पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन यहाँ पर उन पात्रों को हम वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन करना भी आवश्यक है। इस पूरे पाठक का इस पूरे नाटक का हमने कथा वस्तु का अध्ययन किया था, और कथा वस्तु का अध्ययन करने के परिणाम को जो हमारे सामने जो एक बात विशेष रूप से उभर करके आती है, वो पात्रों का जो चरित्र है। विभिन्न पात्रों का अलग अलग चरित्र है, लेकिन उन पात्रों को भी हमें एक अध्ययन की दृष्टि से, एक चिंतन की दृष्टि से, एक विश्लेषण की दृष्टि से हम इनको इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। जैसे हमने इनको अध्ययन की दृष्टि से पात्रों का हमने 4 वर्गीकरण किया है: देव पात्र, दानव पात्र, मानव पात्र और मिश्रित पात्र। विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि अजातशत्रु जो नाटक है, उनका जो समय और काल है, वो है गुप्त काल का समय है। कौन सा काल है बच्चों? गुप्त काल का समय, ठीक है ना। और गुप्त काल के अंदर महात्मा बुद्ध थे उस समय का, यानी बुद्ध काल, ठीक है ना। गुप्त काल या बुद्ध काल का समय है। और जो समय है 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का समय है। उस समय भी राजगद्दी को लेकर के किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाते थे। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए गैर प्रकार जो षड्यंत्र रचे जाते थे, वो उस समय मान्य थे। और वो ही परिस्थितियां आज भी वर्तमान में भी मान्य हैं। राजगद्दी को प्राप्त करना है तो किसी न किसी प्रकार से राजनीति करनी पड़ेगी, और उसी राजनीति का दुष्परिणाम भी क्या होता है, तो जनता को भुगतना पड़ रहा है। खैर, जो भी राजनीति के विषय हमको अध्ययन करके यहाँ पर पात्रों का विशेष जो अध्ययन है वो हम करना पड़ेगा। वो इस प्रकार से हम इस पूरे नाटक का अध्ययन किया था। इस पूरे नाटक की कथा वस्तु का हमने अध्ययन किया था। उनमें हमारे सामने देव पात्र के रूप में 2 पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक पहला पात्र है महात्मा बुद्ध। ध्यान दीजिए, महात्मा बुद्ध। इनको महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ध्यान देने की बात, गौतम बुद्ध, ठीक है। दूसरे पात्र है, ध्यान दीजिए, सारिपुत्र। कैसे थे? भिक्षु, ठीक है ना। ये महात्मा बुद्ध के सह आचार्य थे, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये देव पात्र है, यानी इन पात्रों का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र चित्रण है, ठीक है ना, उनका जो चरित्र चित्रण ध्यान दीजिए। उनका जो चरित्र चित्रण है देवता के समान है।
देवता हमेशा ईश्वर होते हैं या देवतुल्य जो व्यक्तित्व का धनी होता है, वो हमेशा समाज में एक समरसता की धारा स्थापित करता है, एक अच्छा वातावरण के सदाचार का वातावरण स्थापित करता है, एक अच्छी मानवता की मिसाल कायम करते हैं। ये देव पात्र क्या देव पात्र के गुणों की विशेषता होती है। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध इस देव पात्र की श्रेणी में आते हैं और उन्हीं के जो आचार्य थे वो है सारिपुत्र, ये भी देव पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो देव पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं इस प्रकार से ये, ठीक है ना। अब दूसरे पात्र हैं दानव पात्र। ध्यान दीजिए बच्चों, ये दूसरे पात्र में दानव पात्र हमारे सामने, दो पात्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक होता है देवदत्त। कौन होता है बच्चों? देवदत्त। हमने पिछली क्लास में पढ़ा देवदत्त के बारे में। एक दूसरा होता है विरुदत्त। कौन होता है? विरुदत्त। इसका नाम शैलेंद्र। क्या नाम है इसका? हाँ, शैलेंद्र। विरुदत्त या शैलेंद्र, ये देव पात्र की श्रेणी में आते हैं। दानव पात्र, ठीक है ना। देवदत्त महात्मा बुद्ध का क्या था? प्रतिद्वंदी था, ठीक है ना। और देवदत्त ने ही सर्वप्रथम मगध राज्य में अजातशत्रु छलना को अपने पक्ष में करके महात्मा बुद्ध के प्रति द्वेष फैलाने के लिए उस राज्य में कलह का बीज उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? ये देवदत्त करता है। और इसी प्रकार जो शैलेंद्र है वो भी मल्लिका के चक्कर में, ठीक है, इसके चक्कर में, मल्लिका के चक्कर में वो अपने राज्य में अशांति का वातावरण उपस्थित कर लेता है और उनका साथ उनकी माता महामाया शक्तिमती देती है। इस प्रकार से ये देवदत्त और विरुदत्त ये दानव पात्र की श्रेणी में आते हैं। दानव का मतलब था राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति को होते हैं, जो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचारधारा के इस प्रकार जो व्यक्तित्व होते हैं, जो समाज में एक असामाजिकता का वातावरण फैलाता है, समाज की समरसता में बाधा बनते हैं, समाज का वातावरण गंदा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो राक्षस की प्रवृत्ति के होते हैं या दानव प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों को हिंसा, समाज में हिंसा का वातावरण फैलाते हैं। इस प्रकार के जो विचार होते हैं वो दानव पात्र कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए मानव पात्र। ध्यान दीजिए मानव पात्र में भी सबसे पहले बिंबिसार। कौन से बच्चों? एक बिंबिसार, दूसरा उनकी पत्नी वासवी, तीसरा है उनकी पुत्री। कौन? ध्यान की बात है, वासवी उनकी पुत्री पद्मावती। चौथी आपको याद है मल्लिका। चौथी कौन सी है? मल्लिका। ये मानव पात्र की श्रेणी में आते हैं। ध्यान देने की बात है मानव पात्र की, यानी मानवता की मिसाल पेश करना। मानव अच्छा कार्य करते हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन संघर्ष आने के बाद वो उसके सामने घुटने नहीं टेकते, परिस्थितियों का संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने जीवन में धैर्य बने रहते हैं। इस प्रकार के धैर्य धारण करने वाले, एक नई मानवता की मिसाल कायम करने वाले, समाज में शांति स्थापित करने का जो मानवता का सफल परिचय देते हैं वो है मानव पात्र के चार व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होते पात्र हैं। एक बिंबिसार है, एक वासवी है, एक पद्मावती है और दूसरी है, चौथे नंबर है मल्लिका। ध्यान दीजिए बिंबिसार मगध के सम्राट थे, ये उनकी पत्नी वासवी थी और ये उनकी पुत्री या राजकुमारी पद्मावती थी। और इसी प्रकार से मल्लिका, ध्यान दीजिए मल्लिका इसी ये प्रसेनजित जो राज्य थे उनकी जो सेनापति था उन सेनापति की पत्नी है। कौन? ये मल्लिका सेनापति की पत्नी है। इस प्रकार से वो भी अपना मानवता की ज्ञान के साथ पेश करती है। विशेष रूप से कब वो कहती है जब वो प्रसेनजित युद्ध में घायल हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है, प्रसेनजित क्या हो जाते हैं? युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होने के परिणाम स्वरूप वो अपने राजा का मरण पट्टी करती है। किसकी? यानी प्रसेनजित की मरण पट्टी करती है और मरण पट्टी करने के परिणाम से प्रसेनजित का हृदय पलट हो जाता है।
प्रसन्नजित कहते हैं मैंने षड्यंत्र के द्वारा उनके पति का वध किया था, इनके पति को मरवाया था, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व मैं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और ये कहती हैं कि मैंने जिस साम्राज्य का या जिस राजा का नमक खाया है उसका कभी मैं नमक हराम नहीं कर सकती। ये मेरा दायित्व है कि मैं जिस देश, जिस सेनापति, जिस वीर सेनापति की मैं पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है, सर्वप्रथम मेरा पहला कार्य है। और उस कार्य के लिए मुझे जीवन में चाहे कैसा भी कार्य करना पड़े मैं उसके सामने घुटना नहीं टेकूंगा, हार नहीं मानूंगी। इस प्रकार की विचारधारा जो स्थापित करती है वो है मल्लिका, ठीक है ना। और मल्लिका इस पात्र में मानव पात्र की श्रेणी में आता है। उसका व्यक्तित्व भी इन सभी पात्रों से हट करके व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है और उसका अलग व्यक्तित्व स्थापित करने में सफल प्रयास किया है। कौन है इसके नाटककार? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो देखिए दानव पात्र, देव पात्र, दानव पात्र और मानव पात्र के पश्चात होता है, अब आता है मिश्रित पात्र। ध्यान दीजिए, मिश्रित पात्र जिसमें इन दोनों का गुण स्थापित थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रसेनजीत। कौन थे बच्चों? प्रसेनजीत, शक्तिमती, ठीक है ना, छलना, प्रसेनजीत, शक्तिमती, छलना, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, शक्तिमती, छलना, अजातशत्रु, ठीक है ना। और अंतिम में ले सकते हैं अपन मागधी। ये 5 पात्र हैं, वो है मिश्रित प्रवृत्ति के पात्र। ध्यान दीजिए, 5 पात्र। प्रसेनजीत ये राजा कहाँ के थे? कौशल नरेश थे। कौशल के नरेश प्रसेनजीत, उनकी पत्नी शक्तिमती। और छलना कौन थी? इसकी बेटी, ठीक है ना। अजातशत्रु इनका जामाता और मागधी इनकी पुत्रवधू, ठीक है ना। इस प्रकार से पुत्रवधू कह सकते हैं अपन, क्योंकि शैलेंद्र ने इनके पीछे अपना पढ़ने की भावना स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अंत में उसका व्यक्तित्व को उसके बारे में वास्तविक पता चल जाता है तो वो उनको मारने के लिए उतर हो जाता है। और अंत में ये मागधी, ठीक है ना, कौशल को छोड़ करके भाग कर किसी भी काशी में चली जाती है और वहां जाकर अपना नाम कीर्तन कर लेती है और वहां जाकर एक गणिका के अपना व्यक्तित्व का जीवन प्रारंभ करती है। और अंत में ये भी महात्मा बुद्ध के शरण में आकर के वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है और अंत में कहती है, हे महात्मा बुद्ध, मैंने यौवन अवस्था में तो आपको आने का बहुत प्रयास किया लेकिन आप मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन मैं वृद्धावस्था में तो आपको प्राप्त करने, अर्थात वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है और अंत में उसकी शिष्या बन जाती है और भिक्षु बन जाती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। इस प्रकार कहती है, महात्मा बुद्ध आपकी जय आपकी नहीं हुई है, जय मेरी हुई है, आपकी पराजय करके मैंने आपको युवा अवस्था में प्राप्त करके वृद्धावस्था में मैंने प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रसेनजीत इस निश्चित प्रवृत्ति का पात्र है। प्रसेनजीत, ठीक है ना, बहन के प्रति बहुत व्यक्तित्व का भाव रखता है, बहन के प्रति बहुत प्रेम करता है और इसी प्रकार से जीजा के प्रति बहुत प्रेम रखता है, अपनी पुत्री के प्रति प्रेम रखता है। इसी प्रकार से वो भी अंत में अपने सेनापति के प्रति भी, छलना के प्रति भी, सॉरी किसके प्रति? मल्लिका के प्रति भी। और राजा ने व्यक्तित्व इसमें पूर्ण से गुण से वो नियोजित था, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में वो मिश्रित प्रवृत्ति का है, लेकिन उसमें द्वंद्व की भावना ज्यादा होती है। उनकी पत्नी भी जो स्वयं को क्या कहलाती है, दासी पुत्र कहलाने के परिणाम उसके मन में कठोरता का भाव आता है, संशय के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और बहकाव में आकर के अपने पुत्र को लेकर के राजगद्दी के लिए षड्यंत्र स्थापित करना वो भी प्रारंभ कर देती है। अंत में जब उसको पता चलता है तो वो भी महात्मा बुद्ध के शरण में चली जाती है और क्षमा याचना मांगती है और इस प्रकार से वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। और छलना, ठीक है, छलना अजातशत्रु की पत्नी होती है, सॉरी अजातशत्रु की माता होती है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर छलना बेटी बताया, बेटी नहीं है बल्कि ये कौन है? छलना। ध्यान दीजिए, ये छलना बिंबिसार की दूसरी पत्नी, ध्यान दीजिए, ठीक है। इनकी बेटी का नाम तो है, क्या नाम है आपको? बाजीराव। क्या नाम बच्चों?
बाजीरा नाम पे ध्यान दीजिए, बाजीरा भी कह सकते हैं इसमें, बाजीरा, ये बाजीरा इनकी पुत्री है, इसकी इनकी पुत्री, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के निश्चित प्रवृत्ति के व्यक्तित्व ये आते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला जो नगर है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में जो क्या होता है, राजगद्दी को लेकर षड्यंत्र होता है, तो उस षड्यंत्र में महात्मा बुद्ध के प्रयास से वहां पर शांति स्थापित होती है, ठीक है। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के प्रयास से वहां पर शांति स्थापित होती है। और इसी प्रकार से दूसरे राज्य कौशल में भी जब राजगद्दी को लेकर के षड्यंत्र जबरदस्त होता है, तो वहां पर भी महात्मा बुद्ध के सफल प्रयास के परिणाम वहां पर शांति स्थापित होती है। और अंत में वहां का सम्राट बिम्बिसार, उनकी पत्नी सत्यवती और उनका जो उनकी जो सेनापति की जो पत्नी और मलिका, तीनों महात्मा बुद्ध के समक्ष जाकर के आत्मसमर्पण करते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा है कौशाम्बी राज्य के राजा उदय, उनके राज्य में भी ये कौन, मागधी क्या करती है, षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र के माध्यम से पद्मावती के विरुद्ध एक नया भाव उत्पन्न करती है। नया भाव मतलब क्या, उनके प्रतिशोध का भाव लेती है, अंत में वो भी पराजित हो जाती है। और अंत में वहां पर भी वासवी और पद्मावती के प्रयास से वहां पर उस राज्य में भी शांति स्थापित होती है। इस प्रकार से तीनों राज्य में महात्मा बुद्ध के परिणाम स्वरूप शांति स्थापित होती है और राज्य का संचालन वास्तविक रूप से होता है। इस प्रकार से देव पात्र के जो व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध है, तीनों राज्य पर अपने व्यक्तित्व के कारण वहां पर अपने छवि स्थापित करते हैं और बौद्ध धर्म तीनों राज्यों में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, गुप्त काल की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। उसकी जो मूल जो समस्या है वो आज भी हमारे समाज में राजनीति को लेकर समस्या जो बताई गई है वो आज भी ऐसी की वैसी है। और अध्ययन की दृष्टि से हम जो इसके पात्रों का जो चरित्र चित्रण किया है वो 4 रूप है, देव पात्र है, दानव पात्र है, मानव पात्र और निश्चित पात्र है। इस प्रकार से जहां तक मैं समझता हूँ आपके इनका जो पात्रों का जो वर्गीकरण है और उनका जो चरित्र चित्रण है संक्षिप्त में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।